नमस्कार मित्रों, मैं अतुल आप सभी का आपके ऑनलाइन यूट्यूब चैनल लर्न विद फोकस पे स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पे जो लेखपाल संबंधित कक्षाएं चल रही हैं, उसी क्रम में आज हम लोग ग्रामीण परिवेश का तीसरा लेक्चर लेकर उपस्थित हुए हैं। ग्रामीण परिवेश एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका सब्जेक्ट है। इसके अंतर्गत आपके 25 क्वेश्चंस आएंगे और हमारे प्रयास ये है कि आपके कट पिट के 22 प्लस क्वेश्चन सही होने चाहिए। अगर आप 22 प्लस का एवरेज लेके चलेंगे तो आप मान के चलिए 85 के एबव होंगे, जो कि किसी भी हालात में, चाहे आपकी परीक्षा सरल हो या कठिन हो, आपके लिए एक पर्याप्त स्कोर होंगे। तो लास्ट के लेक्चर्स में हमने पंचायती राज व्यवस्था के बारे में दो लेक्चर बनाए हैं। प्लेलिस्ट में वो पड़े हुए हैं, उसको आप कर देख सकते हैं आप। आज हम लोग एक नया टॉपिक जो कि इम्पॉर्टेंट भी है, छोटा भी है और ज़रूरी भी है, तीनों हम कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि इससे पिछली बार जो परीक्षा हुई थी उस परीक्षा में एक क्वेश्चन आपके पूछा गया था। तो आज हम लोग ये थोड़ा सा एक डायनेमिक टॉपिक भी है, लगातार चेंज हुआ करता है। तो आज हम लोग जो नवीनतम डाटा है उस नवीनतम डाटा को लेकर उपलब्ध हुए हैं और इससे संबंधित और भी चीज़ें हैं जो हमकी आगे आपको लेक्चर में देखने को मिलेगी। सबसे पहले ये देखिए, जो आपका टॉपिक है ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं। आप जानते होंगे कि जो स्वास्थ्य है वो राज्य सूची का विषय है। इसको भी एक बार लिख लीजिएगा कि जो हमारे भारतीय संविधान की जो अनुसूची है, उस अनुसूची के अंतर्गत स्वास्थ्य जो है वो राज्य सूची का विषय है। तो इसकी जिम्मेदारी जो होती है वो राज्य सरकार की होती है। तो आप देखिए, लेखपाल में ये इस विषय को क्यों डाला गया, क्योंकि कहीं ना कहीं इन चीज़ों का जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि स्वास्थ्य एक ऐसा आधार तैयार करता है जिसके अंतर्गत एक स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, और स्वस्थ मस्तिष्क एक स्वस्थ मानव का निर्माण करता है, जो कि किसी भी पर्यावरण, किसी भी जगह के लिए एक अच्छा माहौल तैयार करता है। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि जो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इसके अंतर्गत सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्वास्थ्य सेवाएं क्यों ज़रूरी है। स्वास्थ्य सेवाएं इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत के संदर्भ में आज भी बात की जाए तो लोग जितना कमाते हैं उसका अधिकांश भाग कहीं ना कहीं वो स्वास्थ्य पर ही खर्चा कर देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इस समय अगर प्रेजेंट में बात करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं वो मनसुख मंडाविया हैं जी हैं। ये एक बात ध्यान रखिएगा, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो मनसुख मंडाविया हैं। देखिए, चीज़ों को यहाँ पर हम लोग थ्योरी में भी पढ़ेंगे और फैक्चुअल भी पढ़ेंगे। जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो फैक्चुअल ही पूछे जाएंगे, क्योंकि थ्योरी बेस्ड लेखपाल के लेवल पे कुछ ऐसा क्वेश्चन बनता नहीं है जो क्वेश्चन आपके पूछे जाएं। तो सबसे पहले हमने बताया कि ये जो स्वास्थ्य है, ठीक है, वो आपकी राज्य सूची का विषय है। और हमारा जो इस समय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, ठीक है, वो माननीय मनसुख मंडाविया जी हैं। अब जैसा कि सब आपको मालूम होगा कि प्रत्येक जो भी चीज़ें हो, चाहे रेल हो चाहे रक्षा हो, उसके लिए एक मंत्रालय का गठन किया जाता है। इसी संदर्भ में जो स्वास्थ्य है वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और इसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जो है वो जिम्मेदार है। अगर हम नीतियों की बात करें तो जैसे आपको मालूम होगा कि हर 2 से 3 वर्ष पे क्या होता है, आपकी जो स्वास्थ्य संबंधी नीतियाँ होती हैं वो जारी की जाती है। हालांकि अभी तक भारत के संदर्भ में अगर बात करते हैं तो कुल मिलाकर 3 स्वास्थ्य नीति आई है। लेकिन उन स्वास्थ्य नीति पर चर्चा करने से पहले जो अभी आपकी लेटेस्ट जो हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट आई है, ठीक है, हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट को हम लोग जान लेते हैं। और जो आपके प्रीवियस ईयर का पेपर था, उस प्रीवियस ईयर नहीं, जो प्रीवियस आपका लेखपाल का पेपर था, उस प्रीवियस लेखपाल के क्वेश्चन, मतलब लेखपाल के पेपर में यहीं से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। तो नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट, अब इससे देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। जो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए जो नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट है वो अभी लेटेस्ट जारी की गई है, वो किस वर्ष की है। तो आप लोग ध्यान देंगे वो क्या है, 2019 की है। अब इसमें देखिए तथ्य तो बहुत हैं इसमें आपको पढ़ने के लिए, लेकिन मैं सिर्फ उन्हीं तथ्यों को लेकर आया हूं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो
तो 1 बाय 1 करके चीज़ों को हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम लोग जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है उस स्वास्थ्य नीति में भी चर्चा करेंगे। प्लस इसके अतिरिक्त जो आपकी केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के द्वारा जो स्वास्थ्य संबंधित विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई गई हैं उन विभिन्न प्रकार की योजनाओं को भी हम लोग देखेंगे। हालांकि आप जानते हैं कि हमारे सिलेबस में एक अलग से ही चैप्टर है केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं। उसका तो एक समग्र अध्ययन हमारा जब ये पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा उसके अंत में करेंगे, इसलिए करेंगे कि थोड़ा सा उसका डायनेमिक नेचर है। तब तक संभव है कि आपके पेपर भी संपन्न होने के कगार पे होंगे और हो सकता है कुछ भारत सरकार के द्वारा कुछ और योजनाएं स्वास्थ्य संबंधी लाई जाती हैं, तो उनको हम लोग लास्ट में देखेंगे। एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के थ्रू हम लोग चीज़ों को पढ़ेंगे। तो अगर हम इसकी बात करते हैं रिपोर्ट की, तो इसमें आपने देखा कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों का कैटेगराइजेशन कर दिया गया है। अगर हम सरकारी अस्पताल की बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में 21,403 सरकारी अस्पताल हैं, जिसपे उन सरकारी अस्पतालों में अगर हम बेड की बात करते हैं तो 2,65,275 बेड हैं। अगर हम लोग शहरी क्षेत्र की बात करते हैं तो उसमें 4,375 हैं, जिसके अंतर्गत 4,48,711 आपके बेड हैं। यानी अगर आप बात करते हैं तो इन दोनों आंकड़ों से आपको यह देखने को मिलेगा कि जो शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र में जो सरकारी सेवाएं हैं या स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं हैं जो कि सरकार के द्वारा दी जाती है उसकी स्थिति काफ़ी अच्छी है। क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं अस्पताल ज़्यादा हैं लेकिन जो बेड की संख्या है वो कम है। इसी प्रकार अगर शहरी क्षेत्रों में देखते हैं तो जो हॉस्पिटल्स हैं वो कम है, उसके अनुपात में जो आपके बेड हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। अब अगला जो मेन टॉपिक आता है वो ये टॉपिक आता है कि देखिए अगर हम इस रिपोर्ट की बात करते हैं तो इस रिपोर्ट के अनुसार 3100 ठीक है मरीज पर आपका एक बेड है। ठीक है, यानी इस रिपोर्ट के अनुसार अगर हम लोग बात करते हैं तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट के अनुसार कितने मरीज पर एक बेड है। तो आप ध्यान देंगे जो आपके 3100 मरीज हैं उस 3100 मरीज पर एक बेड है। अब देखिए होता क्या है कि जो आपके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपके स्वास्थ्य से संबंधित एक सर्वोच्च संस्था है, उस संस्था के अकॉर्डिंग कितने आपके बेड कितने मतलब मरीज पर एक बेड होने चाहिए। तो स्वास्थ्य जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसके अकॉर्डिंग 1000 लोगों पर सॉरी हमने बता दिया एक डॉक्टर होगा। जो WHO है उस WHO के अनुसार जो 1000 लोग हैं उन 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होने चाहिए। अगर हम बात करते हैं रूरल स्टेटिक्स के अनुसार तो भारतीय संदर्भ में 26,000 लोगों पर एक डॉक्टर है। यानी कहने का मतलब है अगर हम रेशियो में बात करें तो कहीं ना कहीं 26 गुना कम लोग हैं जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अकॉर्डिंग भारत मतलब पूरे विश्व में होने चाहिए। हालांकि आप जानते हैं कि भारत की जो जनसंख्या है ठीक है काफ़ी विविधता भी पाई जाती है और जनसंख्या का जो स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी बड़ा है। तो इतना तो कर पाना अभी हाल के फिलहाल दिनों में संभव नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि कितनी डाइवर्सिटी है ठीक है, कितनी विविधता है जो भारतीय संदर्भ में शहरी क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र उसमें स्वास्थ्य सेवाओं को लेके। प्लस जो आपके WHO ने एक मानक दे रखा है उस मानक के अकॉर्डिंग भी। तो ये क्या था जो नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपके कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे ठीक है, उन तथ्यों को मैंने देखा। प्लस WHO की गाइडलाइंस क्या है, WHO भी कहता है कि 1000 लोगों पर 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होने चाहिए, लेकिन भारतीय संदर्भ में 26,000 लोगों पे एक डॉक्टर हैं। तो ये हो गई आपकी जो नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट 2019 है। अब अगर हम बात करें कि आप देख रहे हैं कि जो भारतीय संदर्भ में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जिस स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं होनी चाहिए उस स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं हैं नहीं। इसीलिए भारत सरकार के द्वारा समय समय पर जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है उस राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को बनाया जाता है कि जिससे हम भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में इसके साथ ही साथ में शहरी क्षेत्रों में जो मूलभूत चिकित्सा की सुविधाएं उसको भी उपलब्ध कराएं लोगों तक। साथ ही साथ में अगर देखिए जब स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा तो आपकी जो दैनिक दिनचर्या है वो भी अच्छी रहेगी। इसके साथ ही साथ में आपकी दैनिक दिनचर्या जब अच्छी रहेगी तो आपके जितने भी क्रियाकलाप हैं वो अच्छे रहेंगे। और क्योंकि हमने पहले भी बताया है कि हम लोग भारतीय लोग अपने जो कमाई होता है उसका बहुत हिस्सा स्वास्थ्य पे खर्च कर देते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है इसी संदर्भ में आपकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति बनाई गई है, लेकिन
उस पर चर्चा करने से पहले एक हम लोग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर चर्चा कर लेते हैं, स्टेट हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट। अब क्या हुआ कि भारत इतना बड़ा प्रदेश है, इसमें कई राज्य हैं, इसके साथ ही यूनियन टेरिटरी है, तो इसमें एक स्वस्थ स्पर्धा बनी रहे, ठीक है, यानी कि राज्यों के बीच में एक स्वस्थ स्पर्धा बनी रहे, एक प्रतियोगिता लगी रहे कि कौन राज्य बेहतर कर सकते हैं। इसी संदर्भ में हाल ही के दिनों में जो नीति आयोग है, नीति आयोग ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके एक स्टेट हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट जारी किया है। अब होगा क्या कि स्टेट हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट जब जारी होगा तो इससे पूरे भारत की जो स्वास्थ्य की स्थिति है उस पर तो चर्चा की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त हमको ये भी पता लग सकेगा कि बताइए हमारे उत्तर प्रदेश की इस हेल्थ इंडेक्स में कौन सी रैंक है, किन किन मानकों पे जो टॉप के प्रदेश हैं वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अगर कोई प्रदेश अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है तो उसकी स्वास्थ्य को लेकर क्या स्ट्रेटजी है। तो कहीं ना कहीं एक स्वस्थ जो कंपटीशन है वो क्रिएट होगा। इससे क्या होगा, जो प्रोडक्टिविटी है मीन्स वो बेहतर होगी और रिजल्ट बेहतर होगा। तो इसी संदर्भ में जो अभी लेटेस्ट आपका हेल्थ इंडेक्स है वो चौथा हेल्थ इंडेक्स है। उस चौथे हेल्थ इंडेक्स में नीति आयोग और वर्ल्ड बैंक ने कुछ रिकमेंडेशन भी दी है। रिकमेंडेशन हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ वो कितने इंडिकेटर्स पे रिपोर्ट तैयार की गई है और रिपोर्ट में जो बड़े राज्यों की सूची है उसमें उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, क्योंकि आपसे डायरेक्ट रैंकिंग पूछी जा सकती है, प्लस कौन से बड़े राज्यों में जो टॉप के 3 राज्य हैं उन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले 1 बाय 1 करके चीज़ों को हम लोग देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि यह अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है 2021 की, ये चौथा इंडेक्स है, ठीक है। किसके द्वारा जारी किया गया है? नीति आयोग ने वर्ल्ड बैंक की सहायता से यानी वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर काम किया है। 24 इंडिकेटर्स हैं, उन 24 इंडिकेटरों को हमने 3 पैरामीटर में डिवाइड कर दिया है। अगर हम बड़े राज्यों की बात करते हैं तो उसमें केरल पहले स्थान पर है, तमिलनाडु दूसरे स्थान पे है, तेलंगाना तीसरे स्थान पे है, जो आपका उत्तर प्रदेश है। हालांकि उत्तर प्रदेश ने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस का मतलब है जो उसके बीच का गैप था, सबसे अच्छी वृद्धि की है। लेकिन इसके बावजूद भी आप जानते हैं कि इतना बड़ा प्रदेश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, तो उस बेसिस पे बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश का सबसे अंतिम स्थान है बड़े राज्यों की श्रेणी में, और उत्तर प्रदेश की जो रैंकिंग है वो 19 है, ठीक है। अभी आप लोग ध्यान इन चीज़ों को रखेंगे। अब अगर हम लोग भारत में स्वास्थ्य नीतियों की बात करते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, ठीक है। तो अभी जो सबसे लेटेस्ट की नीति है वो 2017 की है। हालांकि इसके पहले भी 2 बार जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है उस राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को भारत के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि एक बार जब नीति आ जाती है वो अपने लक्ष्यों को अगर पूरा करती है, ठीक है, तो फिर दूसरी स्वास्थ्य नीति बनाई जाती है या दूसरे कोई भी नीति होती बनाई जाती है। अगर वो ना ही भी पूरा कर पाती है अपने जो लक्ष्य हैं, तो उसके बावजूद भी भाई देखिए चीज़ें डायनेमिक होती हैं, कल क्या चीज़ें थी आज क्या चीज़ हैं, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो नीतियाँ हैं वो लगातार परिवर्तित होती रहती हैं। इसी संदर्भ में अगर हम लोग प्रथम नीति की बात करते हैं तो वो 1983 की है और द्वितीय जो है वो 2002 की है, यानी इसके बीच में कितने ईयर का गैप है, वो 15 ईयर का गैप है। आप लोग इन चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा। अभी हमने क्या पढ़ा था, हमने नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट पढ़ी थी, वो क्या थी 2019 की थी। हमने अभी देखा है स्टेट हेल्थ इंडेक्स, ये चौथा स्टेट हेल्थ इंडेक्स है, 2021 का है। इसके अतिरिक्त 4 इंडेक्स पे काम करता है। और अगर हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की बात करते हैं तो जो ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है ये अभी 2017 की है, जो कि केंद्र के सरकार के द्वारा, ठीक है, इम्प्लीमेंट की गई है। और इसने कुछ अपने उद्देश्य निर्धारित किए हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये नीति अभी क्रियान्वित की जा रही है। तो चलिए इसके सबसे पहले उद्देश्य क्या है, उद्देश्य को हम लोग देखते हैं। देखिए कोई भी नीति होती है तो कहीं ना कहीं वो जो नीतियाँ होती हैं वो बेटरमेंट के लिए होती हैं, यानी
प्रीवियस में जो चीज़ें थी उसके कहीं ना कहीं अच्छाई के लिए होती हैं। इसी के संदर्भ में जो इस नीति के प्रमुख उद्देश्य हैं, सबसे पहले स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य सुविधाओं को आसानी से लोगों तक पहुंच करना, मीन्स जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं वो आसानी से लोगों तक पहुंच सके। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवाओं में जो निवेश है उस निवेश को बढ़ाना, तकनीक को बढ़ाना, मानव संसाधन विकास और अलग अलग चिकित्सा प्रणाली को अपनाना। ये इसके कुछ उद्देश्य हैं। उन उद्देश्य को हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले जो इसका उद्देश्य है वह है स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश को बढ़ाना। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करते हैं तकनीकी को बढ़ावा देना, सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। तो ये कुछ हालांकि देखिए क्वेश्चन अगर पूछा भी जाता है तो आप अपने दिमाग के आधार पर चीज़ों को देख लेंगे, क्योंकि हमेशा जो कोई भी जो नीति होगी, चाहे हम स्वास्थ्य नीति की अगर बात करेंगे तो स्वास्थ्य नीति क्या होगा, स्वास्थ्य के बेटरमेंट के लिए होगी। स्वास्थ्य को कैसे हम बढ़ावा देते हैं, लोगों तक स्वास्थ्य कैसे अच्छी पहुँचो, उसके लिए होगी। अगर हम लोग इसके अब उद्देश्य की बात करते हैं, अगर हम लोग उसके लक्ष्य की बात करते हैं कि वास्तव में इसका लक्ष्य क्या है, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस लक्ष्य के ही आधार पर पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें यह किया गया है कि जो हमारे 2025 तक जो सकल घरेलू उत्पाद है, उत्पाद का 2.5% बढ़ाकर स्वास्थ्य पर खर्च करना। ठीक है, यानी देखिए अभी जो स्वास्थ्य पर खर्चा हो रहा है, ठीक है, वो मान के चलिए लगभग 1.5% के आसपास है। तो 2025 तक इसको बढ़ाकर 2.5% करना है। इसके अतिरिक्त जो जीवन प्रत्याशा है, ठीक है, सबसे पहले सकल घरेलू उत्पाद, जब हम लोग अर्थव्यवस्था के लेक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ पर चीज़ों को देखेंगे, ठीक है, जीडीपी का 2.5% बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त जो जीवन प्रत्याशा है, जीवन प्रत्याशा जो वर्तमान में जब ये रिपोर्ट लॉन्च की गई थी उसमें जो आंकड़ों का प्रयोग किया गया है उस आंकड़ों के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, यानी कि जो जीवन प्रत्याशा है 67.5, ठीक है, इसको बढ़ाकर जो आपके 2025 तक है, 2025 तक इसको क्या करना है, 70 करना है 2025 तक। अब देखिए जीवन प्रत्याशा क्या होती है, जीवन प्रत्याशा ये होती है कि कोई मतलब मान लीजिए कुछ व्यक्तियों का समूह है, उस व्यक्तियों के समूह के एक औसत आयु, मीन्स कोई भी व्यक्ति कितनी मतलब जन्म से लेकर कितने वर्ष तक जीता है, ठीक है, तो ये जीवन प्रत्याशा है। मान लीजिए भारत के संदर्भ में अगर जीवन प्रत्याशा की हम बात करें तो 67.5 अगर हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं भारत में एक औसत उम्र इतनी 67.5 मानी जा सकती है। यानी कि कहने का मतलब है इसको बढ़ा के 70 करना। 70 करना मतलब क्यों, क्योंकि जब हमारे पास स्वास्थ्य की सेवाएं अच्छी होंगी तो जाहिर सी बात हो, अच्छा स्वास्थ्य होगा तो कहीं ना कहीं जो जीवन के जीने की जो संभावना है वो ऑटोमेटिक क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। तो ये पहले बात तो क्या है कि जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है स्वास्थ्य के प्रति उसको बढ़ाना है, फिर जीवन प्रत्याशा को भी बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त 1000 आबादी पर 2 बिस्तर, ठीक है,
यानी कहने का मतलब ये है कि अभी आपने देखा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम लोग बेड की बात करते हैं तो बेड की संख्या बहुत कम है। मीन्स कि अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो जनसंख्या के सापेक्ष अभी हम लोगों ने देखा है कि जो आपका 26,000 मरीज पर एक बेड है, तो उसको क्या करना है कि कम करके जो लगभग 1,000 आबादी है, उस 1,000 आबादी पर 2 बिस्तर की व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2020 तक मातृ मृत्यु दर को पूरी तरह से समाप्त करना। हालांकि ये चीज़ें अभी संभव नहीं हो पाई हैं क्योंकि 2020 तो ऑलरेडी निकल गया है। तो ये क्या है, जो आपकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है, उस राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के कुछ प्रमुख बिंदु हैं। इसके अतिरिक्त आपके कुछ प्रमुख जो स्वास्थ्य से संबंधित संस्थान हैं, उस स्वास्थ्य से संबंधित संस्थानों को हम लोग देखेंगे। इसके बाद में जो स्वास्थ्य से संबंधित कुछ प्रमुख पहल हैं, उन पहलों को भी देखेंगे। और इसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। तो अभी तक हमने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के बारे में बात की है। अब स्वास्थ्य से संबंधित कुछ प्रमुख अनुसंधान है, कुछ संस्थान है, उनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद में हम लोग स्वास्थ्य से संबंधित कुछ प्रमुख पहल है या योजनाएं हैं, उन योजनाओं को हम लोग जब उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसको पढ़ेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग इसको पहले देख लेते हैं, फिर इस लेक्चर को आगे आज हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। फिर जो इससे संबंधित योजनाएं या जो पहल है, इनिशिएटिव है, जैसे आपकी जन औषधि योजना है, प्रोजेक्ट सनराइज है, मिशन संपर्क है, ई रक्त कोष पहल है, ये सब जो भी योजनाएं हैं, इसको हम लोग जो आपके जो योजनाओं से संबंधित आपकी अलग जो वीडियो होगी उसमें हम लोग देखेंगे। देखिए, इनको मैंने इसलिए लिख रखा है क्योंकि लेखपाल की परीक्षा है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो इसी संदर्भ में जो प्रमुख अनुसंधान संस्थान है उसके बारे में तो आप जानते हैं, जैसे एम्स कहाँ पे है। अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो एक आपका गोरखपुर में है, एक रायबरेली में है। अगर KGMU की बात करते हैं तो आपके लखनऊ में है। ठीक है, SGP PGI की बात करते हैं, ठीक है, संजय गांधी के नाम से जो है वो भी आपके लखनऊ में है। तो इन सब चीज़ों से आप फेमिलियर हैं, परिचित हैं, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इतना तो आप लोग को आना जाना लगा ही रहता होगा। केंद्र स्तर के भी मेडिकल कॉलेज हैं, उन मेडिकल कॉलेज के नाम भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि पूछा जा सकता है। पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज का नाम दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो चलिए, जो कुछ महत्वपूर्ण संस्थान हैं आपके स्वास्थ्य से संबंधित, उनको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं, जो आपका एम्स है, भारत के अगर संदर्भ में बात करते हैं तो आपका जो एम्स है वो सबसे अच्छी संस्था आपकी मानी जाती है ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ स्पेशल विभाग भी हैं या स्पेशल रोगों से संबंधित भी संस्थान हैं, उनके बारे में चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान आपका नई दिल्ली में है। अखिल भारतीय मलेरिया शोध संस्थान ये आपका न्यू दिल्ली में है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान आपका जयपुर में है। केंद्रीय औषधि संस्थान ये आपका लखनऊ में है। भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान ये आपका मुंबई है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान ये आपका हैदराबाद में है। इसके अतिरिक्त प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान है, ये आपके कहाँ पर है, गांधीनगर में है। तो ये था आपका कुछ स्वास्थ्य संबंधित प्रमुख संस्थान। तो एक हम लोग आज क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि चीज़ों को हमने क्या पढ़ा। जैसे कि मैंने आपको बताया, स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत आवश्यक है, हमारे लिए आवश्यक है ही है ये, साथ ही साथ में लेखपाल की परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये आपके जो सिलेबस है उस सिलेबस का एक महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमने बताया कि स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप करते हैं उसके लिए एक मंत्रालय बनाया गया है। उस मंत्रालय का नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है। इस मंत्रालय के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग है, जो कि इस जो स्वास्थ्य संबंधित जो भी योजनाएं होती हैं वो बनाता है। मैंने आपको बताया कि जो स्वास्थ्य है वस्तुतः वो तो राज्य सूची का विषय है, लेकिन केंद्र स्तर पर अगर बात करते हैं तो केंद्र स्तर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग है, जो स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी योजनाएं होती है उसका क्रियान्वयन करता है, उसकी रख रखाव करता है, और क्या भारतीय परिप्रेक्ष्य में वर्तमान की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों को देखता है। इसी संदर्भ में मैंने आपको बताया था कि इस समय जो आपके केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, ठीक है, मनसुख मंडाविया जी हैं। इसके बाद मैंने बताया आपको कि भारतीय संदर्भ में
अभी तक कुल टोटल जो 3 स्वास्थ्य नीति बनाई जा चुकी हैं। पहली आपकी 1983 में आई थी, दूसरी 2002 में आई है और फाइनली जिस पे अभी मैंने डिटेल चर्चा की है वो 2017 की है। इसके अतिरिक्त मैंने आपको राष्ट्रीय हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट बताया। इसके अतिरिक्त मैंने आपको जो भारत के संदर्भ में आपका स्वास्थ्य संबंधित नीति आयोग जो रिपोर्ट जारी करता है, जिसे हम राज्य स्वास्थ्य सूचकांक कहते हैं, उस राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के बारे में जानकारी दी। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक आपका नीति आयोग WHO की मदद से जारी करता है। इस बार इसका ये 4th एडिशन था। इस 4th एडिशन में अगर हम लोग बड़े राज्यों की बात करते हैं, उसमें केरल ने टॉप किया है। वही भारतीय उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश ने हालांकि जो वृद्धि है यानी कहीं ना कहीं अच्छा सबसे ज़्यादा किया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो उसकी रैंकिंग है वो आपकी 19 है। ठीक है, ये याद रखिएगा, उसकी 19वीं रैंकिंग है। 24 पैरामीटर 24 संकेतक होते हैं। उन 24 संकेतकों को हमने 3 पैरामीटर में बांट दिया है जो कि नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया था। उसके बाद हम अपने जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 है उस पर आते हैं। उसके बारे में मैंने आपको बताया। अगर हम उसके लक्ष्यों की बात करते हैं जैसे उसमें वर्णित है कि जो जीवन प्रत्याशा है उसको 67.5 से बढ़ाकर 70 करना है। जो अभी खर्च हो रहा है स्वास्थ्य के लिए GDP का वो पर्याप्त नहीं है, उसको बढ़ाकर 2.5 करना है। इसके अतिरिक्त 1000 की आबादी पर एटलीस्ट आपके 2 बिस्तर होने चाहिए। ऐसी स्वास्थ्य सेवाओं में जो आपकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ऐसी बात की गई थी। हालांकि यह स्वास्थ्य सेवाएं कितने स्तर पे सक्सेस रही वो सब आप लोग खुद ही जानते हैं, लेकिन जो हमारे पाठ्यक्रम के लिए इम्पॉर्टेंट है उन चीज़ों को आपको बता दिया गया है। तो आज की वीडियो लेक्चर को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग अगले नए टॉपिक के साथ उपलब्ध होंगे। तब तक हमारे चैनल पर जितने भी आपको वीडियो दिए गए हैं उन वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, और उसका लाभ लेते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।